हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार सुखान आज आपके लिए यूपी बोर्ड जो 24 तारीख से शुरू होने वाले हैं, यानी 24 फरवरी से आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। 10th क्लास और 12th क्लास की ये 24 फरवरी से पेपर शुरू होने वाले हैं। यूपी बोर्ड यानी हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश माध्यम हो, मगर मैं हिंदी माध्यम के लिए बात कर रहा हूँ अभी। उनके यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, वो 24 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। लगता है आप लोगों का सभी का सिलेबस पूरा हो चुका है, मगर लास्ट टाइम में जो एक शॉर्टकट की होती है, एक तरीके से जो रिवीजन होता है, उसके लिए एक क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बच्चा अपने क्वेश्चनों को रिवाइज़ करने के लिए टाइम तो होता है, पर वो सेलेक्टिव नहीं कर पाता है कि कितने क्वेश्चन हमें किस तरह के करने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्लास लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मेरे पास मैथ और साइंस की सीरीज चलेगी जो आपके पेपर तक, जो आपका पेपर होना है 1 मार्च को। कब? 1 मार्च को 10वीं क्लास के। ये 10वीं क्लास के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, ना कि 12th के लिए। 10th क्लास का जो गणित का पेपर है, कहेगा 10th क्लास का जो गणित का पेपर है वो आपका 1 मार्च को है। कौन सी तारीख को है? 1 मार्च को। सभी विद्यार्थी जानते होंगे यूपी बोर्ड के कि 1 मार्च को आपका पेपर है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट से लेके इम्पोर्टेंट, मोस्ट से लेके मोस्ट जो क्वेश्चन है वो मैं सेलेक्टिव करके लाया हूँ आपके लिए। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और हर वीडियो देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अपने साथीगण के लिए भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, जबकि आप लोग जानते होंगे फर्स्ट 20 क्वेश्चन, पहले 20 क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, यानी आपको देख के टिक करके ओमार सेट पे गोला भरना है। और वे 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे उसी में गलती करते हैं। तो पहले तो आप उसको सीखेंगे, फिर उसके बाद आपको 2 नंबर पे पहुंचेंगे। ये 1 नंबर के सवाल होते हैं, फिर 2 नंबर पे पहुंचेंगे, 4 नंबर पे पहुंचेंगे, 6 नंबर पे पहुंचेंगे। इस तरह के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल के लाए हैं आपके लिए, और जो आपके यूपी बोर्ड के पेपर में 1 मार्च में हूबहू मिलेंगे और आप हमको याद करेंगे उस दिन पेपर में बैठ के। ठीक है, तो चलते हैं। पहला सवाल है आपका, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक है आपके पास ए और बी, 2 संख्याएं हैं, उसमें आपको एक फॉर्मूला टाइप दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी। ए बराबर में से ए बी इंटू बी, ए इंटू बी इजगल टू ले से ए बी इजगल टू में से ए बी गुणा ले से ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर में से गुणा ले से। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा था आज फॉर्मूला सीख लीजिए। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी क्या कहते हैं, सूत्र क्या है हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से। यही हमारा सूत्र होता था ले से में से का, जब 2 संख्याओं के प्रोडक्ट यानी गुणनफल होता है और उसके ले से में से गुणनफल बराबर होता है। और ये हमारा किस ऑप्शन में मिल पा रहा है? ये हमारा मिल पा रहा है 4th ऑप्शन पे। कहाँ पे मिल पा रहा है ये हमारा पार्ट मिल पा रहा है 4th ऑप्शन पे। तो हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चे इसमें डाउटफुल हो तो मुझे कमेंट किए और मैं उनका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप डाउट पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9326448515। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, 9326448515। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा और उस पर आप शेयर कर सकते हैं अपने डाउट, तो वहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन देता रहूँगा। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर कीजिए। ठीक है, तो आता है, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 हो तो √m² + n² का मान क्या होगा? 65, 13, 26, 17। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे तो ऑरली भी निकाल देंगे, मगर आपको हम सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लगाइए और ओमार शीट में भरिए, गलती मत कीजिए। ठीक है ना? अगर सॉल्यूशन करके करोगे तो आपका एकदम डाउट क्लियर रहता है और फैक्ट हूबहू आंसर पे ही आपका ठीक होता है। तो m बराबर आपका 5 हो गया, n बराबर आपका m+7 हो गया। तो m कितना हो गया आपका? m 5+7, और 5 और 7 कितने होते हैं आपके? 12। और हमसे पूछा गया √m² + n² इजकल टू √m कितना है आपका? m आपका 5 है,
प्लस 12 का स्क्वायर। आपको एक बात और ध्यान दिला दूं, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है आपका वर्ग यानी स्क्वायर। हर बच्चा 1 से लेके 20 तक के वर्ग जरूर याद कर ले, 10 तक घन जरूर याद कर लो, 30 तक पहाड़े जरूर याद कर ले, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ये 3 चीज़ आप हमेशा याद रखिए। आप 30 तक तो पहाड़े याद कर लीजिए और 10 तक घन याद कर लीजिए, घन यानी घात 3 वाले, और 20 तक वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत वहाँ पे टाइम मिलता है, ऐसी बात नहीं कि आप गुणा करोगे 5 गुणा 5 बराबर 25 आएगा, 12 गुणा 12 आप टाइम लगाओगे 144 आएगा। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो इसमें आराम से पुट कर सकते थे आप। तो यहाँ पे 5 का 25 हो जाएगा, प्लस 12 का वर्ग होता है 144 इजिकल टू अंडर रूट। इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे 5 और 4 हो गया आपका 9, 2 और 4 हो गया आपका 6 और एक आपका बचा है 159। अब आप इसमें वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल किसी को निकालना आता है या नहीं भी निकालना आता, तो इसलिए आपके अगर 1 से लेके 20 तक वर्ग याद है तो आपको पता चल जाएगा ये 13 का वर्ग है। कितने का? 13 का। और जब हम अंडर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस जरूर लगाते हैं। कितना लगाते हैं? प्लस माइनस। तो आपका जो आंसर आया वो 13 आया, और 13 हमारा ऑप्शन यहाँ मिलता है। इस तरीके से आपको सॉल्व करने, और एक बार और समझाता हूँ आपको मैं। m बराबर आपका 5 था, n बराबर m+7 था, यानी m की वैल्यू हमने 5 रख दी। m की वैल्यू हमने क्या रखी? 5। 5 और 7 12। तो हमारे पास n भी है और m भी है। हमसे सवाल ही पूछा गया था अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इजिकल टू, हमने क्या करा? अंडर रूट के अंदर m की वैल्यू रखी, m की वैल्यू हमने 5 रखी, 5 का स्क्वायर करा क्योंकि स्क्वायर था, और n का स्क्वायर जमा n का स्क्वायर, n का स्क्वायर हमने 12 का स्क्वायर। हम वर्ग याद करे हुए हमारे हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 169 आता है। 169 का वर्ग किसका वर्ग होता है? वो 13 का होता है। तो हमने 13 रख दिया। आपको पता होगा वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 13 का वर्ग 169 और 169 का वर्गमूल 13। जैसे 144 किसका वर्ग है? 12 का, वर्गमूल क्या है? 12। ठीक है, तो इस तरह आपको याद कर लेना है, तो आपको ये सवाल करने में आसानी हो जाएगी, वरना आप कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अपरिभाषित होगी। इस सवाल को याद भी कर सकते हैं आप, क्योंकि और मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ किस तरीके से ये सवाल होता है। परिमेय संख्या यानी जिसको P/Q में हम रख सकते हैं। आपने भिन्न तो सुना ही होगा, एक भिन्न टाइप ही होती है परिमेय संख्या। P यानी अंश और Q मतलब हर, और Q इज नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कोई परिमेय संख्या ले लीजिए आपने, जैसे मैंने एक परिमेय संख्या ले ली 2/3, उसके समतुल्य यानी इसी के समान आगे कितनी परिमेय संख्याएं बन सकती है। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 × 2 4/6 हो गई। फिर आप क्या करेंगे? 2 × 3/3 × 3 बराबर 6/9। अब 2/3 × 4 करते हैं 8 और 3 चौक 12। फिर आप 2 × 5/3 × 5, 2 पंजे 10/3 पंजे 15। इस तरीके से आप संख्या बढ़ती चली आएगी, गुणा करते चले आएंगे, 5 6 7 8 से आपस में गुणा करते चले आएंगे। तो परिमेय संख्या के समतुल्य 1 2 3 4 नहीं, अनंत है, यानी अपरिभाषित। आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, अपरिभाषित। परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनंत है। एक सवाल वो पलट के आपको घुमा के दे सकता है टीचर कि किन्हीं दो, ध्यान सुनिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कोई दो परिमेय संख्या ले लीजिए, उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है, उसका आंसर अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो यहाँ पे भी ये अनंत परिमेय संख्याएं आ जाएंगी समतुल्य इसके, और उसका आंसर हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 दो रेखीय समीकरण है। दो रेखीय समीकरण दिख रही है आपको। यदि a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2 हो तो इन चार कंडीशन में कौन सा सही होगा। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इनमें से कौन सी कंडीशन फिट होती है? रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं परिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। समांतर होंगी या समपाती होंगी, परिच्छेद करती होंगी। देखो इस तरह कंडीशन जब बनती है तो अनंत हल आते हैं। कितने हल आते हैं? अनंत हल आते हैं। एक्स वाई के अनंत हल आते हैं, तभी ये a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/v2। मगर रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं हमेशा इसमें समपाती होगी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समपाती होंगी इसमें रेखाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे।
किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। सवाल बहुत ध्यान सुनिए। किसी संख्या का 1/3 भाग, कितना? 1/3 भाग कितना है आपका? 1/3 भाग क्या है? मान लीजिए हमारे पास वो संख्या बराबर हमने मान ली x। संख्या हमारी कितनी है? x का 1/3 भाग। अब इसका 1/3 कर लेंगे तो भैया 1/3 हो गया। वो किसके बराबर है? आपके 21 के बराबर। इसको क्या कर दिया हमने? 21 के बराबर कर दिया। जैसा सवाल ने बोला वैसे ही हमने कर दिया। किसी संख्या हमने x मान ली, 1/3 उसका 1/3 कर दिया, का भाग यानी इसका भाग है, कितना है हमारा? 21, तो 21 कर दिया। अब हम क्या करेंगे? तो वह संख्या होगी, यानी संख्या तो हमने x माना कि इसकी वैल्यू निकालनी। सिंपल सवाल, आप इसकी कैंची गुणा कर दीजिए। x 1 जा x, x का 1, ठीक है। तो x जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा x आ जाएगा बराबर 21 या 63, और 63 ही हमारा आंसर होगा। तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरह के आसान सवाल आते हैं और आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसी कैलकुलेशन कर देंगे। मगर जो बच्चे थोड़े से नहीं पढ़ पाए, पूरे साल आपने ऐसी टाइम निकाल दिया है, तो उनके लिए कैलकुलेशन करके दिखाई जा रही है, आप सीख सकते हो और ये हूबहू आपकी परीक्षा में मिलेंगे सवाल। तो अब हम चलते हैं छठे सवाल पे, और छठा सवाल है हमारा, यदि द्विघात समीकरण, दो घात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल p बना लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं द्विघात समीकरण से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 नंबर में भी, 4 नंबर में भी, और 1 नंबर में तो हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से विविक्तिकर पूछ लेता है डी निकालने के लिए आपके, ये मूल कैसे होंगे, मूल की प्रकृति कैसी होगी, इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट में बोलते हैं तो मैं इसका पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा द्विघात समीकरण का, ऐसे कोई बात नहीं है। मगर यहाँ पे आप इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे पास जो समीकरण है वो ये है, x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है। मूल का मतलब होता है यहाँ पे घात 2 है, घात 2 का मतलब x की 2 मान आएंगे। अब जब इसको हल करेंगे ना, ये समीकरण जब p की वैल्यू निकाल के देगी, कोई भी इनमें से होगा, p की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो p की जो भी वैल्यू आएगी, अब आप उसको हल करेंगे ना तो x के 2 मान आएंगे, यानी द्विघात है तो 2 मूल होंगे, तो उसमें से एक मूल का मान दे रखा है उसका -2, यानी x बराबर आपका दे रखा -2। अब हम क्या करेंगे? x बराबर -2 को इस समीकरण में रख देंगे। क्या करेंगे? इस समीकरण में रखें x² - 2x p बराबर 0। अब x बराबर -2 रखें तो -2 का होल स्क्वायर करें, क्योंकि स्क्वायर है, +2 गुणा, और यहाँ पे चिन्ह का बड़ा ध्यान रखते हैं क्योंकि चिन्ह में ही अक्सर गलती होती है, द्विघात समीकरण हो या अलजेब्रा हो, इसमें जो है चिन्ह का ही बहुत प्रॉब्लम पड़ता है। x की वैल्यू -2 - p बराबर 0। अब -2 का स्क्वायर करेंगे, देखो -2 का स्क्वायर यानी -2 गुणा -2, 2 दूनी 4, और माइनस की जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना, 2 की 2 से गुणा करी 4 आया, और माइनस की माइनस से गुणा करी तो प्लस आता है, तो 4 हमारा यहाँ पे प्लस का आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ प्लस है या माइनस है, चिन्ह को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखेंगे हो क्या रहा है। 2 की 2 से गुणा हो रही है तो 2 दूनी 4, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -p बराबर 0। अब आप देखेंगे यहाँ 4 में से 4 घट रहा तो ये कट जाएगा, 4 में से 4 गए 0, और -p बराबर आपका 0, या p बराबर आपका 0 आंसर आ जाएगा। और इससे हमारा ये वाला पहला क्वेश्चन जो हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास द्विघात समीकरण थी x² + 2x - p बराबर 0, और -2 हमने वैल्यू रखी क्योंकि मूल हमारा एक उसने मूल दिया हुआ -2, तो -2 एक मूल दिया हुआ तो मतलब x की वैल्यू दी हुई है, x की एक वैल्यू, 2 वैल्यू आती हैं इसमें द्विघात में, मगर हमें एक वैल्यू दे रखी है उसने, और यही वो कुछ ना कुछ ऐसा देगा और बाद में आपको कुछ ना कुछ फाइंड करना होगा, निकालना होगा। तो -2 का आपने स्क्वायर करा, -2 का जब स्क्वायर करेंगे आप, तो हमने स्क्वायर का मतलब होता है घात 2 का मतलब आपस में 2 बार गुणा, तो -2 गुणा -2 करी हमने, 2 दूनी 4 किया, और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा 4 प्लस का आ गया। यहाँ पे देखेंगे 2 की 2 से गुणा तो हो रही, 2 दूनी 4, मगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। बाकी हम सेम ऐसे ही रख देंगे, 4 से 4 कट गया आपका, -p बराबर 0 या p बराबर 0। ये 0 माइनस जो इधर जाके हट जाता है, क्योंकि 0 का आगे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई वैल्यू नहीं, वो 0 ही रहती है, इसलिए इसका 0 आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब भाई 2 त्रिभुज है,
उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो, इनके त्रिभुज होंगे। ये कैसा त्रिभुज होगा? जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको ये थोड़ा समझाने में सुविधा रहेगी। ठीक है, तो मान लीजिए दो त्रिभुज है आपके पास, ए पी सी, और एक त्रिभुज और है आपके पास पी क्यू आर। ये त्रिभुज है, उन्होंने बोला इसका क्षेत्रफल मान लीजिए A1 है, इसका A2 है। ठीक है, ये दो त्रिभुज ABC और PQR, इसका क्षेत्रफल A1, इसका A2। उन्होंने बोला क्षेत्रफलों का अनुपात, मैंने A1/A2 कर दिया बराबर। उसने बोला संगत भुजा, कोई भी संगत भुजा ले लो, ए भी ले लो, आपने ए भी ले लिया, ए बी बटे इसकी संगत ये भुजा होगी, यानी इसकी संगत ये और इसकी संगत ये और इस वाली की संगत ये। हमेशा ध्यान रखना, संगत ना साथ की, नीचे है तो नीचे वाली लेंगे, ऊपर वाली है तो ऊपर वाली लेंगे, साइड वाली इधर वाली लेंगे तो इधर वाली लेंगे। ये होती है संगत भुजाएं। तो आपने ए भी ले लिया, ए बी की संगत भुजा पी क्यू हो जाएगा, और पी क्यू हो गया। उसने बोला अनुपात के वर्ग, इसका वर्ग कर दिया हमने, बराबर है, या बराबर कर दिया हमने। ये त्रिभुज कैसे? ऐसी कंडीशन कौन से त्रिभुजों में आती है? समबाहु में आती है, समरूप में आती है, विषमबाहु में आती है, समद्विबाहु में आती है। ऐसी कंडीशन हमेशा समरूप में आती है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पढ़ लीजिए। ऐसी कंडीशन हमेशा कहाँ आती है? समरूप में आती है। समरूप में, समरूप का ही चिन्ह भी होता है। अब ये क्या हो गया? ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप होगा। समरूप का मतलब ये हो गए, ठीक है, समरूप का चिन्ह होता है ये वाला, ठीक है। और सर्वांग सम का होता है इसके नीचे दो हो जाता है, बराबर भी है और समरूप भी है तो सर्वांग सम आता है। मगर सर्वांग सम की कंडीशन फिट नहीं हो रही तो यहाँ पे आपका समरूप ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपकी बात आती है, अगला सवाल है आपका 8वां, ये मिटा देता हूँ मैं समझाने के लिए, थोड़ा यहाँ पे आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। सवाल बहुत गौर से सुनिए। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो जिसमें AB बराबर AC हो तो इनमें से कौन सी कंडीशन आपकी फिट होगी समबाहु त्रिभुज पे? तो समबाहु त्रिभुज की आपकी विशेषता पता होगा। समबाहु त्रिभुज के यानी तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज है। तो A हमने या मान लिया, या B मान लिया, या C मान लिया। जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे 60-60 डिग्री के, क्योंकि 60-60 डिग्री का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 60-60 के आएंगे, क्योंकि बराबर है तीनों, तो तीनों 60-60 के आएंगे। तो भुजाएं भी बराबर, भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर। तो ऐसी कंडीशन कहाँ बैठ रही है? ना तो बी कोण बड़ा थोड़ी ना सी से, तो ये भी गलत हो गया। और सी कोण बड़ा हो रहा है? नहीं भाई, ये भी गलत हो गया। कोण बी बराबर कोण सी, हाँ ये तो सही हो रहा है भाई। अब ये ऑटोमेटिक गलत हो ही जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण सी यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने साथी को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। और आपका हौसला बुलंद रखने के लिए हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मगर तैयारी रेगुलर रखिए। अब आप पढ़िए दबा के, ठीक है। हेलो दोस्तों, आपका नवा सवाल है और नवे सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मानते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B की वैल्यू बताइए। आप एक और लिए एक त्रिभुज बना लिए साइड में, मैंने मान लीजिए एक त्रिभुज बना लिया A, B और C। मैंने AB बराबर क्या बताया? 6√3 और AC बराबर हमने 12 कर लिया और BC बराबर 6, BC बराबर 6 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो आपको वैल्यू देख के थोड़ी सी इमेजिन करनी है, तभी आप एंगल को थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे कि 120 डिग्री का मतलब अधिक कोण त्रिभुज होगा, 90 डिग्री होगा अगर कोण तो समकोण त्रिभुज होगा, 60 डिग्री हो तो न्यून कोण डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो इन दो पे तो न्यून कोण त्रिभुज बैठ रहे। तो हम पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पे एक बार हम आइडिया लगाएंगे। क्यों आइडिया लगाएंगे? क्योंकि 6 और 6, 6√3 और 6 ये लगभग बराबर बैठ रही हैं और ऐसी कंडीशन में आपकी पाइथागोरस प्रमेय फिट होने का
संभावना होती है। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, अगर पाइथागोरस प्रमेय फिट हो रही है तो समझ लेना इसका बी एंगल 90 डिग्री होगा और ये समकोण त्रिभुज होगा 100%। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये बोला था कि जिस त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर और उसके लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का योग करके अगर कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ये कंडीशन सिर्फ समकोण त्रिभुज पे ही लागू होती है, यानी एक कोण उसमें 90 डिग्री हो सकता है, होगा 100% होगा। यहाँ पे क्या होगा एंगल, वो हमें चेक करना है। तो हमने कंडीशन फिट कर ली, कर्ण हमारा यहाँ पे 12 ले लिया, 12 का स्क्वायर बराबर लंब हमने लिया 6√3, क्योंकि लंब वो होता है जो 90 डिग्री बनाता है, ये लंब का काम कर रहा है ये वाली रेखा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस ये आधार का काम करिए, लिटी हुई रेखा जो होती है उसको आधार बोलते हैं, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे 144, इसका करेंगे 6 का 36 और 36 दिया 108 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 छंग 36 होते हैं ना। तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, हम क्या करते हैं 6 छंग क्या करेंगे 6 छंग 36 कर देंगे और 3 से गुणा करेंगे, √3 कर देते हैं, वो गलती कर बैठते हैं। इसमें आपको मैं खोल के बता देता हूँ, 6√3 गुणा 6√3, यानी स्क्वायर का मतलब आपस में ऐसे गुणा हो रही है, दिख रहा है आप लोगों को। तो पहले हम 6 की 6 से करेंगे, क्या हो गया 36, और जब √3 की हम √3 से गुणा करते हैं तो 3 बन जाता है, क्या बन जाता है 3। और जब हम आपस में इनकी गुणा करेंगे 3 छंग 18 हासिल 1, 3 या 9 और 1 10, इस तरीके से 108 आया है, ठीक है। खोल के मैंने आपको बताया 6√3 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 144 रखे रहने देंगे, और ये हम जब जोड़ेंगे 6 यहाँ पे और 8 6 14 हासिल 1, 3 और 0 3 और 1 4 और 144, ये हमारे बराबर, देखो बात एकदम फिट बैठ गई है, 144 बराबर 144, यानी ये कंडीशन हमारी फिट हो गई। तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री 101% हुआ, क्योंकि ये तीनों भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करती हैं और पाइथागोरस प्रमेय को लागू होती है इस त्रिभुज में। तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री जरूर होगा, कोण बी, ठीक है। हमें दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसमें, ठीक है। अब आगे सवाल में चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, पहला इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ आपका, ये अगर आपको समझ आ गया हो तो हटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो अब इसमें बात आती है एक समबाहु त्रिभुज। पहले ही आप देखो थोड़ी थोड़ी कंडीशन आपने अपने जीवन में 9th में या 6ठे 7वें 8वें में पढ़ी होगी कि समबाहु त्रिभुज होता है क्या। जाहिर सी बात है, छोटा एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज आपने बनाया, ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज को सबको पता है कि तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समझ लो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी की भुजाएं, ये 2a है, ये अगर 2 है तो ये भी 2a होगी, और ये भी हमारी 2a हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई 2a हो गई, आपको दिख रहा होगा। तीनों भुजाएं 2a ले ली हमने, क्योंकि ABC की भुजाएं कितनी 2a। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब, शीर्ष हमारे ये होते हैं, ये हमारे शीर्षक होते हैं, कोने। कोने किसको बोलते हैं, शीर्ष। कहीं से भी आप लंब गिरा लीजिए, आपने यहाँ पे लंब गिरा दिया, लंब यानी 90 डिग्री बना दिया आपने, 90 डिग्री बना दिया, ये लंब बना दिया आपने। तो इसकी लंबाई हमने h मान ली, कितनी मान ली h। तो उसने इसी की लंबाई पूछी h की, तो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, वरना फॉर्मूला बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं फॉर्मूला। तो समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज शीर्ष लंब की लंबाई, इसका एक फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा भुजा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। शीर्ष लंब की लंबाई जो होगी समबाहु त्रिभुज में √3/2 गुणा भुजा। भुजा यानी ऊपर गुणा है, तो हम क्या करेंगे √3/2 गुणा भुजा कितनी है हमारी, भैया भुजा हमारी 2a है, साफ दे रखा है उसमें, भुजा 2a है। तो 2a हम क्या करें 2 से 2 काट दें, क्या करा हमने 2 से 2 काट दिया, ऊपर हमारा a बचा, नीचे हमारा कुछ नहीं है 1 है। तो इसकी गुणा हम इधर कर देंगे, जब हम गुणा करेंगे a√3 आएगा। क्यों आएगा a√3, क्योंकि ये चर है और ये अचर है। तो चर अचर की जब गुणा करते हैं तो उसके साथ लग जाता है, और √3 पीछे से लगते हैं क्योंकि अंडर में है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ मैं कुछ फॉर्मूले आपको और बता देता हूँ कि शीर्ष लंब में, मान लीजिए आपसे क्षेत्रफल पूछ ले,
क्षेत्रफल ही पूछ सकता है, ये तो शीर्षलंब की लंबाई पूछी है, ये पूछा है, इसका क्षेत्रफल ही पूछ सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, अंडर 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये क्षेत्रफल किसका है सूत्र है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। मगर शीर्ष लंब की लंबाई चाहिए तो अंडर 3/2 गुणा भुजा। ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। आपसे इस बार मेरे ख्याल में इसमें मैंने लंबाई निकलवाई है, क्या पता क्षेत्रफल ही पूछ ले, बहुत आसानी इसमें सूत्र में रख देंगे और आंसर सामने होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये 10 सवाल कराए हैं। किसी भी सवाल में आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और जो लोग पहले आए हमारे चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी। आज 10 क्वेश्चन है, कल को मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, हो सकता है मैं 20+ क्वेश्चन लेके आऊँ और आपको रिविज़न करा दूँ। ठीक है, और आपके मार्क्स 70 में से कोशिश करूँगा कि 65+ आएँ, हो सकता है 70 में 70 आ जाएँ। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो थोड़े टाइम में भी अच्छा कर जाते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।